अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका यूथ फोरम के प्रोग्राम में। मैं आपकी मेज़बान महना शफी बनी रहूँगी आपके साथ आज की इस निशिस्त में। नाजरीन, इंसान का वजूद कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है और जो तब्दीली है फितरत का कानून है। जो इंसान है इसमें फितरतन हरकत है, यानी चेंज है, तब्दीली है, और ये तब्दीली हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मौसम बदलते हैं, सुबह से शाम होती है, सूरज निकलता है, फिर चांद निकलता है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए। नाज़रीन, अगर हम बात करें माजी की समाज की और दौर हाजिर के समाज की, बहुत ही मुख्तलिफ है, एक बहुत ही बदलाव आया है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो रहेगा सोशल चेंज एंड इनोवेशन। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए शरीके प्रोग्राम यूथ फोरम के स्टूडियो में कुछ मौजूद हैं। तारुफ करते हैं इनसे। आप हैं सईद मुबशिर, साथ देंगे हमारा शाइस्ता शफी, और बने रहेंगे इस प्रोग्राम में तारिक अहमद शेरा। आप सब दोस्तों का खैर मकदम है प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। सईद मुबशिर, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही अर्ज़ किया कि चेंज, बदलाव, तब्दीली की बात हम कर रहे हैं, सोशल चेंज की बात कर रहे हैं। अगर हम माजी के समाज की बात करें वो बहुत ही मुख्तलिफ था, और दौर हाजिर के समाज की बात करें बहुत ही मुख्तलिफ है। एक बदलाव है हमारी सोच में, हमारी तहजीब में, हमारे लैंग्वेज में। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत ही बदल गई हैं। कैसे ये बदलाव हुआ और कैसे देखते हैं आप इसको? जी बिल्कुल। किसी भी चीज़ में डिफरेंस आ जाना जी, या फ़र्क आ जाना, जी, जैसे आज से पहले हम 10 साल रहते थे, अब हम वैसे नहीं रह रहे। सही बात है। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो गई, हमारी जो थिंकिंग है वो तब्दील हो गई। सही बात है। हमारा जो माशरा है या हमारी जो सोसाइटी है जहाँ पर हम रहते हैं, या हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है जी, उसमें भी तब्दीली आ गई है। हमारा बिहेवियरल पैटर्न वो भी चेंज हो गया। सही बात चाहे है। हम एजुकेशन की बात करेंगे, जी, चाहे हम अपने खान पान की बात करेंगे, चाहे हमारे पहनावा की बात करेंगे, उसमें भी तब्दीली आ रही है। सही बात। हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल तब्दील हो गया है। जी, जी, हमारी जो सोसाइटी है, इसमें जो इदारे हैं, इनमें भी बुनियादी चेंज आ रही है। सही जैसे अगर हम बात करेंगे खानदान, हम मजहब की बात करेंगे, हम सियासत की बात करेंगे, हम मईशत की बात करेंगे, या जी, शादी ब्याह की बात करेंगे, इसमें भी तब्दीलियाँ आ रही है। और ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इट इज़ लॉ ऑफ नेचर, ये होकर रहेगा, चाहे इंसान को इस बात का एहसास हो या ना हो। लेकिन ये चेंज जो है ये मुख्तलिफ रफ्तार से होती रही है, और इंसानी बका के लिए ये चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जी, अब एक अहम चीज़ जो है वो ये है कि इस तब्दीली को मुतासिर करने वाले जो अनासिर हमारे यहाँ मौजूद है, इसमें सरफरिस्त है टेक्नोलॉजी, आबादी है, माहौलियात है, और समाजी इदारे जो है ये इसको तब्दील करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। अगर रोल्स की बात करेंगे आगे प्रोग्राम में, जैसे इन्होंने बात करी कि ये एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है, चेंज ये सीज नहीं होता है। अगर हम अपने नौजवानों की बात करें जिस पे हमारा मुस्तकबिल है, हमारी जो जनरेशन्स है उन पे हमारा मुस्तकबिल बहुत मुश्तमिल है, क्या कहना है आपको? जो पुराने ज़माने का जो नौजवान था वो आज का सीनियर सिटीज़न है, और जो आज के नौजवान हैं उन पे हमारा मुस्तकबिल है, कैसे बदलाव आया है और क्या रोल अदा कर रहे हैं हमारे यूथ? इसका सारा डिपेंडेंट एक यूथ पे है। क्योंकि ये चेंज मेकर्स होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, और स्ट्रैटेजिक थिंकर्स होते हैं। इनमें ऐसी सलाहियतें होती हैं, ऐसी काबिलियत होते हैं जिससे ये अपनी जो जहनियत है उसको उभारते हैं और अपनी काबिलियत को निखारते हैं। जहाँ रही सोशल चेंज और इनोवेशन की बात, क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक है, तो सोशल चेंज जो है ये एब्रप्ट नहीं है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें आपका कौम, जिसमें आपका समाज तरक्की की राह पर गामजन होता है। चाहे आपका इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे आपका साइंटिफिक सेक्टर हो, चाहे आपका टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हो, कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो, सोसाइटी हो, ये आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह पर गामजन होता है। रही बात सोशल इनोवेशन की, सोशल इनोवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल की नॉलेज और इंडिविजुअलाइज्ड स्किल्स से नए आइडियाज जन्म लेते हैं। और इन दोनों मामलात में सोशल चेंज और सोशल इनोवेशन, इन दोनों मामलात में
ایک یوتھ کے پاس, کیونکہ آپ نے یوتھ کی بات چھیڑی, ایک نوجوان نسل کے پاس انوویٹو سینس ہوتا ہے جس سے وہ ڈفرنٹ آسپیکٹس آف لائف اور ڈفرنٹ آسپیکٹ آف سوسائٹی کے چیلنجز کو فیس کرتا ہے, ان سے جوجھتا ہے, ان کو ریزالو کرتا ہے. تو دس از آل اباؤٹ سوشل چینج اینڈ انوویشن. جی آگے اور بات کریں گے. شکریہ شائستہ. جیسے طارق احمد شیرہ, جیسے آپ, چونکہ آپ سماجی کارکن بھی ہیں, آپ کا نوجوانوں کے ساتھ وابستگی بہت زیادہ رہتی ہے, آپ بہت سارے پروگرامز بھی کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے کریٹو ہے اور کتنے انوویٹو آئیڈیاز آ رہے ہیں ہماری یوتھ کی طرف سے, اور کتنا کنسٹرکٹیولی وہ سوشل چینج لا رہے ہیں ہمارے سماج میں؟ چونکہ ہمارا ٹاپک ہی ہے سوشل چینج اینڈ انوویشن اور یوتھ کی بات ہو رہی ہے, تو آپ سے جاننا چاہتے ہیں. اگر ہم بات کریں گے یہاں پر سوشل چینجز کی, جو اس سے پرانے زمانے میں جو یوتھ کا جو ان کا جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ اسی زمانے کا ہوتا تھا, کیونکہ اس ٹائم اگر ہم بات کریں گے پرانے زمانے میں جو لوگ مٹی کے برتن میں کھانا کھاتے تھے, آج کل ہم تانبے کے برتن میں کھاتے ہیں. تو میرا کام ہمیشہ رہتا ہے کہ یوتھ اس کے ساتھ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ بھی, کلچرل ایکٹیوسٹ بھی ہوں میں, تو میں ایونٹس کرتا ہوں. میرے پاس ایسے یوتھز بھی آتے ہیں جن کے کنسٹرکٹیو مائنڈز ہوتے ہیں, وہ چاہتے کہ یہاں پر وہ سوشل چینجز, وہ بولتے کہ ہم یہاں پر سوشل چینجز لا سکتے ہیں. کہ میرے پاس ایسے یوتھز بھی آئے ہیں. اگر ہم بات کریں, حال ہی میں ایک یوتھ ہے, کشمیری یوتھ, انہوں نے ایک سولر انرجی کی مدد سے انہوں نے ایک گاڑی بنائی تھی, جی جو سولر انرجی پہ چلتی ہے, جو چلتی ہے, جو حال ہی میں وہ منظر عام پر سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو گیا تھا. دیکھو یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آج کل کے جو یوتھ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بدلاؤ لا سکتے ہیں. ان کے اندر ہے وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ یہاں پر بھی اگر ہم بات کریں گے بہت سارے جو ان ایمپلائڈ یوتھس ہے جو بیکار ہے, مگر یہاں پر بہت سارے جو انٹرپرینورز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم ایسا کچھ نیا کر سکتے ہیں تاکہ یہاں کے جو یوتھس ہیں وہ انوالو ہو سکے اور یہاں کی جو بے روزگاری ہے وہ دور ہو سکے. جی صحیح بات ہے. جی سعید مبشر, جیسے ہم بات کر رہے تھے فیکٹرز اور رولز کی, آپ نے آغاز میں ہی چھیڑی وہ بات. ایک تو میں وہ جاننا چاہتی ہوں پلس کہ جیسے سوشل چینج ایک گریجول پروسیس ہے. پرانے زمانے میں جو ہمارا سوشو اکنامک سٹیٹس تھا وہ بالکل مختلف تھا, اور جو آج کے زمانے کا سوشو اکنامک سٹیٹس ہے بالکل مختلف ہے. دیر آر ڈویژنز ہے, کلاس سسٹم ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو جتنی غریبی تھی, جو جتنی بھوکمری تھی, الٹریسی تھی, اس میں تبدیلی آئی ہے؟ جی اگر ہم 2020 کی بات کریں گے, جی تب ایک جو انوویشن تھی وہ تھی پہیے کی صورت میں. جی. اس سے پہلے انسان کیا کرتا تھا؟ اس سے پہلے انسان بوجھ اٹھانے کے لیے یا تو اپنے کندھوں کا استعمال کرتا تھا, یا سفر طے کرنے کے لیے بائی فوٹ جاتا تھا. آہستہ آہستہ رزلٹ آف انوویشن یہ ہے کہ انسان نے اسٹیم انجن بنایا. صحیح بات ہے. اگر ہم آج کل کے دور پہ نظر ڈالیں گے تو کتنا ایفیشینٹ سسٹم آف ٹرانسپورٹ ہمارے ان دا فارم آف واٹر ٹرانسپورٹ ہے, ایئر ٹرانسپورٹ ہے, یا لینڈ ٹرانسپورٹ ہے. انسان کو جو یہ سفر طے کرتا تھا, اگر اس کو 6 دن یا 10 دن درکار ہوتے تھے کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے, وہی سفر یہ آج چند گھنٹوں میں طے کرتا ہے. اٹ از بیکاز آف انوویشن. اگر ہم اسی انوویشن کی بات کریں گے, سیل فون جو ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں آج کل کے دور میں, یعنی کہ گھر بیٹھے ہم کسی بھی ملک, چاہے بیرون ملک چاہے اندرون ملک, کا نظارہ کر ستے ہیں. گھر بیٹھے ہم سارا ڈاٹا. ایک ہے زمین میری, ایک ہے موقع میرا, اس میں سب لگاؤں گا, اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. ہاں شکلا جی, بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی. الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک, موقع ایک, اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1. الٹرا ٹیک, انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ. حاصل کر سکتے ہیں. اٹ از بیکاز آف دس سیل فون. جی. اس کا مطلب اگر ہم اسی سیل فون کا آپ غلط استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس آلے کا قصور نہیں ہے, اس انوینشن کا قصور نہیں ہے, ہماری سوچ کا قصور ہے کس طرح ہم بلکہ ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. آپ نے تقریباً آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ ہم 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, ایک ہاتھ سے ہم کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں ہمارا فون ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غلط انوینشن ہوئی ہے. نہیں, ضرورت اس بات کی ہے اب کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے. جب ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تب ہی ہم اس سے
फ़ायदा उठा सकते हैं, तभी हम इससे मुस्तफ़ीद जी, बहुत ही अहम मौजू आपने छेड़ा। जैसे इन्होंने जैसा टेक्नोलॉजी की बात की, टेक्नोलॉजी और इंसान को आज के ज़माने में सेपरेट करना बहुत ही नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है, रादर नामुमकिन है। लेकिन इससे हमारी सोशल चेंज पर बहुत असर पड़ गया है। अगर हम बात करें फैब्रिक जो है हमारा रिलेशनशिप्स का, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, सोशल चेंज और ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स हैं, और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है कि हम इसको डिस्कस करें और अपने नाजरीन तक पहुंचाएं। जो हमारा फैब्रिक है रिलेशनशिप्स का, वो भी चेंज हो गया है। अगर हम माजी के ज़माने की देखें, तब बहुत ही कोहिजन था, बहुत ही प्यार था, मिलाप था आपस में, वो सॉलिट्यूड नहीं था, लोनलीनेस नहीं थी। लेकिन आज के ज़माने में ये सब चीज़ें आ गई, डिप्रेशन के शिकार भी लोग हो रहे हैं, खुसूसन हमारे यूथ, क्योंकि प्रेशर सिचुएशंस बहुत सारी हैं, प्रेशर फैक्टर्स बहुत हैं। तो कैसे हम इस समाज में इन सारी चीज़ों को कूप अप करें, और क्या रोल रहना चाहिए हमारे यूथ का, क्योंकि ये जो पीरियड है ये बहुत ही पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है। जी, जैसे आपने यूथ की बात कही कि ये अंडर स्ट्रेस रहते हैं, क्यों? और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यूथ जो है ये एक ब्रिज होता है बिटवीन ओल्डर जनरेशन एंड यंगर जनरेशन। तो आपका जो यूथ है ये बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बनाना इट्स नॉट ए वन डे जॉब। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आपको कोई इमारत बनानी है तो उस इमारत को मजबूत बनाने के लिए आपको उसकी बेस जो है वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कुछ अहम चीजें हैं। उसके लिए अहम चीज है सोशल डेवलपमेंट, और ये सोशल डेवलपमेंट जो है ये बुनियादी तौर पर होती है, जो चाइल्डहुड स्टेज में होती है। उस सोशल डेवलपमेंट को मजबूत बनाने के लिए 5 अहम फैक्टर्स हैं, जिनका हर पेरेंट, हर स्टेक होल्डर जो है समाज का, उसको ध्यान रखने की जरूरत है। पहला फैक्टर जो है वो है फैमिली और होम एनवायरनमेंट। दूसरा फैक्टर जो है वो है रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर्स। तीसरा फैक्टर जो है वो है आपका पेयर ग्रुप। चौथा जो है वो आपका पेरेंटल स्टाइल है, ऑल्दो इसमें एक है होम एनवायरनमेंट, इसको अलग किया गया है पेरेंटल स्टाइल को। और 5वां और अहम स्तून जो हमारी डेमोक्रेसी का है वो है मीडिया। यानी कि ये 5 ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो आपके यूथ को एक मजबूत, ऑप्टिमिस्टिक, रिसोर्सफुल, प्रोडक्टिव और पर्पसफुल बना सकते हैं। लेकिन ये काम आपको यूथ में जाके नहीं करना है। ये नींव इसकी जो बनती है, बेस इसकी जो बनती है बचपन में, एज पेरेंट, एज ब्रदर, एज सिस्टर, एज स्टेक होल्डर, एज टीचर, एज इंस्टीट्यूशन। मेरा काम है, अगर मुझे कल के नेशन के जो यूथ है, यंग जनरेशन है, जो इंडिया का 27% कंट्रीब्यूट करता है, जो बहुत ही अहम हिस्सा है, जो 34% ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम जो है इंडिया की, उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो ये एक अहम हिस्सा है हमारे कौम का, और जो एक अहम असासा है। इसके लिए आपको काम स्टार्ट करना है बचपन से ही, तब आपको इसके फ्रूट्स मिल सकते हैं। जी, सही बात है। जैसे तारिक अहमद, जैसे हम बात कर रहे थे सोशल फैब्रिक की, उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स को टच किया। जैसे उन्होंने बात की पेरेंट्स की और फैमिली की बात करी। अगर हम सोशल चेंज की बात कर रहे हैं, मैं सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अगर हम बात करें फैमिली की, जो हमारा माजी का फैमिली सिस्टम होता था बिल्कुल जॉइंट होता था, और आज के फैमिली सिस्टम की बात करें, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। तो कितना बदलाव है, हम पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देख रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी देख रहे हैं, लेकिन एक चैलेंजिंग सिचुएशंस है बहुत पेरेंट्स के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी, क्योंकि इन्होंने ही फरमाया कि जो ये नींव है ये बचपन में ही रहेगी। तो कितना ज़रूरी है ये जो छोटी छोटी मोटी मोटी बातें मिलती थी हमें अपने बड़े बुजुर्गों से, वो मिल रही है, वो तरबियत मिल रही है, वो मॉरल एजुकेशन जो हमें घर से मिल रही थी माजी के दौर में, क्या सूरत हाल है आज? जी, अगर हम बात करेंगे माजी में एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम जो ग्रैंड पेरेंट्स भी होते थे वहाँ पर, अंकल आंट्स होते थे वहाँ पर, वो मज़ा आता था उसमें। वो शाम के वक्त जब हम खाना खाते इकट्ठे खाते थे हम, क्योंकि उस टाइम मोबाइल का जो आजकल के ज़माने में हम देखते कि यूथ के जो बच्चों के पास शाम के खाने के दौरान जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादा वो इंटरेक्शन नहीं होता है। पुराने ज़माने में अगर हम बात करेंगे, एक तो जॉइंट फैमिली तो आपस में प्यार और मोहब्बत बढ़ जाते थे। जो ग्रैंड पेरेंट्स से जो एक बच्चों पे एक तरबियत
वो होती थी, यानी कि वो उनको समझाते वो क्या करना है, कैसे किया जाता है, क्या अच्छा है. क्योंकि आजकल के जो यूथ की बात अगर हम करेंगे, आजकल के उनके पास जो मॉरल वैल्यूज नहीं होती है, क्योंकि अगर कमी है कहीं ना कहीं कमी है. क्योंकि अगर उनको कुछ देखो, आजकल के जो बच्चे होते हैं वो जो बड़ों का नहीं मानते हैं, पेरेंट्स का नहीं मानते हैं, वो बोलते कि हमें वो दे दो, ये दे दो, वो जिद पे वो लड़ते हैं, मगर वो पेरेंट्स का नहीं मानते. वो इसका वो नतीजा यही होता है कि इसमें वो इफेक्ट पड़ता है. क्योंकि जो पुराने ज़माने में होता था उसमें जॉइंट फैमिली होती थी, उसमें पेरेंट्स भी होते, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते थे, जो उनकी जो नसीहत होती है जिसकी वजह से वो ट्रांसमिट होती थी हमारे यंगर जनरेशन में. जी, नो डाउट चेंजेस आई हैं. अगर पुराने ज़माने में जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम भी हुआ करता था, और जो अभी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी है, जॉइंट भी है, न्यूक्लियर भी है. लेकिन ये भी है कि आज की जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो बड़े बुजुर्ग हैं, पिछले ज़माने में वो नसीहतें करते थे, मॉरल वैल्यूज़ देते थे, कल्चरल हेरिटेज हम तक पास करते थे, ट्रांसमिट करते थे, वो आज भी है. लेकिन आज की जो अपब्रिंगिंग है बच्चों की जॉइंट फैमिली सिस्टम में, वो पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज बन गई है. क्यों चैलेंज बन गई है? क्योंकि वो कियोस और कंफ्यूजन की सिचुएशन में है. क्योंकि अंकल्स हैं, आंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं. मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं कि ये ना हो, हर कोई अपने अपने तरीके से बेस्ट देना चाहता है, जिस वजह से एक बच्चे में जो है वो कियोस और कंफ्यूजन का स्टेट पैदा होता है. और वो एक कश्मीरी में जिसको बोलते हैं सुशुन हैगा किस तरह से थाप कर, वहां क्या रोल बनता है ग्रैंड पेरेंट्स का, वहां क्या रोल बनता है पेरेंट्स का कि एक दूसरे को फ्रीडम दे, एक दूसरे को फ्रीडम दे कि बच्चा एक रस्सी को चुने, उसको फॉलो करे, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स की रस्सी को फॉलो करे या पेरेंट्स की या अंकल आंट्स की. अब बच्चा कैसे डिसाइड करा? बच्चा खुद डिसाइड नहीं कर सकता है. वहां बड़े बुजुर्गों छोटों को एक दूसरे के साथ एकोमोडेशन करने की जरूरत है, एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, ताकि वो बच्चे को एक सही राह दे सके और आगे चल के यही जो कौम का सरमाया है, ये एक सोशली वेल डेवलप्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसकी होती है, इंडिविजुअल बने. जी बिल्कुल सही फरमाया आपने. और यहाँ पे ये बात भी बनती है कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेहतर चाहता है, चाहे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली में सिस्टम में हो, जहां कहीं भी हो. यहाँ सिर्फ ये सोचने की जरूरत है, जो अडल्ट्स है, जो पेरेंट्स हैं, उनको वो चीजें डिवाइस करने की जरूरत है, वो कंस्ट्रक्टिव वेज अडॉप्ट करने की जरूरत है, जिससे उनके बच्चे को एक हेल्दी और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिले, एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हो, चाहे वो जॉइंट फैमिली में हो, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली. जरूरी है डेवलपमेंट के लिए. सही बात है. और इसमें ये बात भी आती है कि जो जनरेशन गैप था वो पहले भी था, वो अभी भी है और वो हमेशा रहेगा. वी हैव टू कैरी इट ग्रेसफुली. ये हमेशा रहेगी, गैप हमेशा रहेगी 30 साल के आदमी में और 60 साल के आदमी में. इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन विद पेशेंस, ग्रेसफुली, रेस्पेक्टफुली एक दूसरे के डिसएग्रीमेंट्स को अग्री करना और एक दूसरे की बात समझना और आगे पहुंचाना, दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न एंड एक्सरसाइज करने की जरूरत है. अनलर्न सर्टेन थिंग्स. सही बात है. जैसे सईद मुबशर इन्होंने बात की मीडिया की. मीडिया एक बहुत बड़ा रोल रहता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है हमारा मीडिया. तो जब पुराने जमाने में सोशल रिफॉर्म्स हुए, अगर हम कास्टिज्म की बात करें, बी आर अम्बेडकर ने जो रेवोल्यूशन लाया, दैट वाज, उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल था. हालांकि उनको चैलेंजेस भी थे, हर जमाने में जो इंसान थे उनके अपने अपने चैलेंजेस थे. तो अगर हम आज के मीडिया की बात करें, इंफॉर्मेशन बूम है, किस तरह से ये इम्पैक्ट कर रहा है हमारी सोसाइटी को और किस तरह से ये चेंज कर रहा है हमारी सोसाइटी को? देखिए, इससे पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया है कि हम इसका अगर सही इस्तेमाल करेंगे जी, तो इससे हमें फायदा ही मिलेगा, इससे हमें नुकसान नहीं मिलेगा. क्योंकि हमारे पास जो फोन, हमारे पास जो अवेलेबल होता है, जो हमारे हाथ में फोन होता है, हमने इसका सही इस्तेमाल करना है. हमने अच्छे, या हम कहते हैं मुनासिब मवाद तक हमने रसाई हासिल करनी है. जब हम ऐसा करेंगे तो हम इंफॉर्मेशन से लेस होंगे. इसके अलावा मैं ये बात भी यहाँ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आजकल के दौर पर अगर हम नजर डालेंगे तो लोग सेल्फिश बने बैठे हैं. कोई तो यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है. मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ. ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर. पापा साहब, बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है. भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा. एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा. अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा. भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही. अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है.
घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। सिर्फ लोगों को सिर्फ अपनी फिक्र पड़ी है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। इंडिविजुअलाइज्ड सोसाइटी, बिल्कुल, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो नौजवान है, जो यूथ है, जिसका आज इसी के बारे में हम जो बात भी कर रहे हैं, ये गलत चीज़ों को इख्तियार कर बैठे हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेतहाशा ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इनसे हमें ये उम्मीद थी, अगर हम तारीख का मुताला करेंगे तो जो भी तब्दीली आई है उसमें इनका हाथ है। चाहे अगर हम माजी की बात करेंगे, चाहे अगर हम हाल की बात करेंगे, अगर हम मुस्तकबिल की बात करेंगे, हमारी नजरें जो है इन यूथ पर जमी हुई है। लेकिन इसके बरक्स हम क्या कर रहे हैं, हम ये यूथ जो है ये गलत कामों में मुलविस हो गया है। आप देखिए, एक और जो कर्ज हमारी सोसाइटी में मौजूद है, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ डावरी। आप देखिए कि इससे क्या होता है, आए दिन हमें यही खबर सुनने को मिलती है कि फला जगह किसी ने छलांग मारा, फला लड़की ने किसी पुल पे छलांग मारा। रोज बरोज हमें यही खबरें सुनने को मिलती है। देखिए, यहाँ पे ये बहुत, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी ड्रग्स की और डावरी की, ये इतने प्रेवलेंट नहीं थे। अगर हम कश्मीरी सोसाइटी की बात करें, देयर इज डावरी, जिसका हम डावरी का नाम एक्चुअली देते नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो डावरी है। पिछले ज़माने में इतना एक्स्ट्रा वेगेंस या इतना प्रेशर्स नहीं होते थे हमारे यूथ पे या हमारी फैमिलीज पे, अपनी चादर के हिसाब से लोग करते थे। लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि चादर को ही बड़ी करो, और उस चादर को बड़ी करने के चक्कर में हम कितना पिसते हैं वो यूथ को ही पता है या हमारी फैमिली को। यहाँ पे रोल बनता है, प्रोएक्टिव रोल बनता है यूथ का, जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि जो कल्चरल नॉर्म्स है, जो बहुत फहिश, जो बहुत ही जो हमारी सोसाइटी में नासूर पैदा हो गए हैं कल्चर के नाम पर, उनको एलिमिनेट करने में हमारे यूथ बहुत प्रोएक्टिव रोल अदा कर सकते हैं। हर कोई शादी करता है, हर कोई नई नई इवेंट्स करता है अपने घर में, तो यहाँ पे अगर यूथ प्रोएक्टिवली कुछ स्टेप्स ले, रिबेलियन एटीट्यूड नहीं रखना है। एक अगर आप अच्छा काम करेंगे, सोसाइटी आपको अप्रिशिएट करेगी। बहुत सारे यहाँ पे यूथ ऐसे हैं बिल्कुल सिंपल निकाह के लिए जाते हैं, या बहुत सारी ऐसे एक्स्ट्रा वेगेंस नहीं कर रहे जो हमारे समाज में नासूर बन गए हैं, जैसे आपने डावरी और ड्रग्स की बात की। आगे और बात करते हैं। देखिए शाइस्ता, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम की बात अगर हम करें, सोशल चेंज बहुत इन्फ्लुएंस होती है हमारे एजुकेशन से, और हम इनोवेशन की भी बात कर रहे हैं साथ ही साथ। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो दौर माज़ में कुछ और ही ज़रूरत थी एक एजुकेशन की, एक अलग तरह की एजुकेशन थी, और आज की एजुकेशन है ये बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज्ड हो गई है। नीड कुछ और है, दे कुछ हम और रहे हैं। जैसे इन्होंने बात की मटीरियलिज्म की, जो हमारा एजुकेशन का मकसद है, अब ये मकसद है कि मोर एंड मोर मनी कैसे हम बनाएं। वेयर है जो हमारा मॉरल एंड एथिकल ग्राउंड्स है वो हम लूज कर रहे हैं। तो कैसे हम एक बैलेंस लाए ताकि हम यहाँ पे भी बैलेंस कर सके, दीन को भी संवार सके और दुनिया को भी संवार सके। जी, जैसे मैंने पहले भी बात की, यूथ को संवारने में घर का अहम रोल है, टीचर्स और एजुकेशन का बहुत अहम रोल है। तो ज़रूरी है कि टीचर्स जो हैं वो टीचर्स अपने बच्चों को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। तो पुराने ज़माने में अगर माँ बाप के बाद अगर किसी को माना जाता था तो वो टीचर है। तो आज के ज़माने में ये रोल मॉडल जो है वो सही मानों में रोल मॉडल नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं टीचर्स जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है। प्लस जब एक यूथ जो होता है इसको अपने स्पार्क को पहचानने की ज़रूरत है। अगर ये खुद स्पार्क नहीं पहचान पाता है अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को, इसको कौन मदद करता है? वो एक या तो माँ बाप है या टीचर है। वो कियोस और कंफ्यूजन की स्टेट में होता है हर कोई इंसान होता है। दैट इज पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उस स्टेट ऑफ कियोस एंड कंफ्यूजन से इसको निकलने की कौन मदद करता है, माँ बाप या टीचर? तो उसको आज के लिहाज से हम कहते हैं काउंसलिंग, जहाँ टीचर्स एक अच्छी काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को इन अ प्रॉपर वे। आज बच्चों के पास इंफॉर्मेशन बूम रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती, तो वो फिल्टर करके उन तक पहुँचाना, उसके लिए उनको मॉरली, सोशली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग होना है, बहुत पॉजिटिव होना है, जो एक चाइल्डहुड स्टेज से ही
स्टार्ट हो सकता है और एजुकेशन, टीचर्स और पेरेंट्स उसमें बहुत अहम मस्बत रोल अदा कर सकते हैं। जी, मिलके काम करना है सबको, चाहे वो टीचर्स हो, हमारे असातिज़ा हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे काउंसलर हो, ये जो है ताकि मुस्बत चेंज आए, हमारे समाज में एक मुस्बत तरीके की चेंज आए और सोशल वेलबींग हो। जी तारिक शेरा, आपका मुख्तसर से क्या रहेगा मैसेज हमारे नाजरीन के लिए जाते जाते? मैं चाहता हूँ यही कि जैसे कि आज का जो टॉपिक था सोशल चेंज, जी, तो मैं चाहता हूँ कि जो अगर यहाँ पर तो समाज में जो कोई चेंज ला सके वो यूथ पे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूथ जो चाहते हैं कि यहाँ पर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर हम आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो यूथ्स हैं जो अनएम्प्लॉय है, जी जी जी, जो उसकी जो हम चाहते हैं कि जो यूथ एक जरिया है जो इस समाज को चेंज कर, जी जी जी, कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली। जी, उस कौम को शमशेर की हाजत नहीं रहती हो जिस कौम के नौजवानों की सूरत फौलाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जो मैसेज जाएगी वो एक शार की सूरत में जाएगी कि तेरे सोफे है अफरंगी, तेरे कालीन है ईरानी, लहू मुझको सताती है जवानों की तन आसानी। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमान में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे प्रोग्राम की जीनत बढ़ाने के लिए। सईद मुबशर, शाइस्ता, तारिक शेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब दोस्तों को फिर से दावत देंगे इस प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, आज के शुमारे में बस इतना ही, होगी अगले हफ्ते मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।